गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे एसएसटी के अंतर्गत 10वीं का चैप्टर है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, जो कि आपका चैप्टर फर्स्ट है, जिसको हिंदी में संसाधन और विकास कहते हैं। संसाधन और विकास। इस चैप्टर के अंतर्गत पहला प्रश्न तो यही उठता है कि भाई संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन किसे कहते हैं और स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करो। पहला जो इसमें मूल प्रश्न है वह है संसाधन किसे कहते हैं, जो चैप्टर के नाम में ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पूरा चैप्टर संसाधन पर ही डिपेंड है और इस संसाधन के ऊपर विकास यानी कि डेवलपमेंट आधारित है। संसाधन नहीं होंगे तो फिर विकास भी उतना नहीं होगा, विकास की गति उतनी अच्छी नहीं हो सकती। अगर हमारे पास संसाधन भरपूर हैं, संसाधन पर्याप्त मात्रा में हैं, तो हमारे देश की गति जो है, विकास की गति बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। तो संसाधन किसे कहते हैं, इसका सामान्य से उत्तर है कि हमारे पर्यावरण में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। हमारे पर्यावरण में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है संसाधन कहलाती है। परंतु यह वस्तु प्रौद्योगिक रूप से यानी टेक्नोलॉजिकली सुगम होनी चाहिए, यानी कि उसको हम आसानी से प्राप्त कर सकें। आर्थिक रूप से वह वस्तु उपयोगी होनी चाहिए और सांस्कृतिक रूप से मान्य होनी चाहिए। ऐसी वस्तु को ही हम संसाधन कहते हैं। अब आता है कि संसाधनों का वर्गीकरण कैसे करेंगे हम। संसाधनों का वर्गीकरण कई आधारों पर करते हैं, लेकिन इस प्रश्न में फिलहाल हम बात करेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कैसे करेंगे। स्वामित्व का मतलब होता है ऑनरशिप। अंग्रेजी में इसको ऑनरशिप कहते हैं कि उस संसाधन का स्वामी कौन है, संसाधन का मालिक कौन है। तो संसाधन स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को हम 4 वर्गों में बांट सकते हैं। 4 वर्ग होते हैं इसके, ठीक है। पहला वर्ग है निजी स्वामित्व, निजी अथवा व्यक्तिगत, निजी अथवा व्यक्तिगत संसाधन, अर्थात ऐसे संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का स्वामित्व हो, यानी कि उसका मालिक कोई व्यक्ति होना चाहिए, उसे हम निजी अथवा व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए भूमि, किसानों के पास भूमि होती है। कई किसान ऐसे होते हैं कि उनकी अपनी भूमि होती है, जो उन्हें सरकार से लगान के बदले में मिली हुई होती है। गांवों में कई तरह के किसान होते हैं, परंतु कई ऐसे किसान भी होते हैं जो भूमिहीन हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, लैंडलेस पीजेंट्स। वो खेतीबाड़ी तो करते हैं, लेकिन उनके पास अपनी भूमि नहीं होती। शहरी लोगों के पास प्लाट, मकान और अन्य संपत्ति होती है। तो इस तरह से जो संपत्ति हमारी अपनी है, जिसका व्यक्ति स्वयं मालिक है, वह संपत्ति या वह संसाधन निजी कहलाती है
प्राइवेट कहलाती है या पर्सनल व्यक्तिगत कहलाती है। तो संसाधन का पहला जो स्वरूप है या पहला जो वर्गीकरण हम कर सकते हैं उसका निजी अथवा व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर कर सकते हैं कि वह उस वस्तु का, उस संसाधन का स्वामी कौन है, कोई व्यक्ति है। दूसरा है समुदाय के स्वामित्व वाले संसाधन, समुदाय, ठीक है, या सामुदायिक भी कह सकते हैं हम, सामुदायिक स्वामित्व, ठीक है, सामुदायिक स्वामित्व। अब इसमें हम ये देखते हैं कि यदि उस संसाधन का स्वामी कोई एक व्यक्ति ना होकर पूरा समुदाय है तो वह सामुदायिक स्वामित्व के संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों पर किसी समुदाय के सभी सदस्यों का समान अधिकार होता है। उदाहरण के लिए गांव के जैसे घास के मैदान हैं, चरागाह हैं, शमशान घाट हैं या शमशान भूमि हैं, तालाब हैं, ठीक है, और कुएं, पानी पीने के लिए कुएं हैं, तथा शहरों के सार्वजनिक पार्क और पिकनिक स्थल, जिसको हम कह सकते हैं पिकनिक स्पॉट, खेल के मैदान आदि पूरे शहरी समुदाय के स्वामित्व में होते हैं। उनको यूज करने, उनका इस्तेमाल करने का अधिकार पूरे समुदाय को होता है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इन संसाधनों का प्रयोग करने से नहीं रोक सकता। तो ऐसे संसाधन जिन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना होकर बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, उन्हें हम समुदाय के स्वामित्व वाले संसाधन कहते हैं। उदाहरण बता दिए, गांव में आपके चरागाह हैं, तालाब हैं, ठीक है, शहरों के अंदर पार्क हैं, खेल के मैदान हैं और बहुत सारे और पिकनिक स्थल इत्यादि। तीसरा महत्वपूर्ण जो इसका वर्गीकरण है संसाधन का स्वामित्व के आधार पर, वह है राष्ट्रीय संसाधन। तो संसाधन को हम कुछ हमारे राष्ट्रीय संसाधन भी होते हैं। अब देखिए, इसमें राष्ट्र प्रमुख है। राष्ट्र मतलब देश। वास्तव में सभी संसाधन राष्ट्र की संपत्ति होते हैं। सरकार को लोकहित के लिए निजी संपत्ति प्राप्त करने का भी कानूनी अधिकार होता है। उदाहरण के लिए भारत में बहुत सारे लोगों के पास अपनी निजी संपत्ति है, उनके पास निजी भूमि है, खेत हैं, मकान हैं। लेकिन यदि सरकार को इनकी जरूरत किसी सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए करनी हो तो सरकार ऐसा कर सकती है, इनसे ये भूमि और मकान ले सकती है। लेकिन शर्त यह है कि ऐसा करते समय सरकार को उन लोगों को, जो प्रभावित लोग हैं, उन्हें उचित मुआवजा देना होगा। उदाहरण, परंतु जब ये संसाधन सरकार अपने स्वामित्व में ले लेती है और इनके ऊपर सड़कें बना देती है, नहरें खोद देती हैं, रेल मार्ग बना देती हैं, एयरपोर्ट, हवाई जहाज बना देती हैं, तो फिर ये राष्ट्रीय संपत्ति बन जाती है। इसी तरह से हमारे देश की जो सीमा है उसके अंदर खनिज, जल संसाधन, वन और वन्य प्राणी राष्ट्रीय संपत्ति कहलाती है, क्योंकि ये सब राष्ट्र के स्वामित्व में होती है। राष्ट्र को अपने समुद्र तट से 12 समुद्री मील यानी कि 19.2 किलोमीटर तक के जल के सभी संसाधनों पर भी अधिकार प्राप्त होता है। इसे तटवर्ती समुद्र कहा जाता है। तो ये सभी संपत्तियां या ये सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। चौथा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन होते हैं। अंतरराष्ट्रीय संसाधन नाम से स्पष्ट है
कुछ संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नियंत्रण होता है। उदाहरण के लिए खुले समुद्री में क्षेत्र के संसाधन, पूरा लंबा मान के किसी देश के की सीमा के साथ 19.2 किलोमीटर तक लगता हुआ समुद्री क्षेत्र तो उस देश का है। उसके बाद फिर उस देश का अधिकार क्षेत्र खत्म हो जाता है और वो अंतर्राष्ट्रीय डोमेन में चला जाता है, अर्थात वो अंतर्राष्ट्रीय अधिकार में आ जाता है और उसका इस्तेमाल सभी कर सकते हैं। फिर तो उदाहरण के लिए खुले समुद्री क्षेत्र के संसाधन, कोई भी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना इन संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि इन पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नियंत्रण होता है। अगर कोई व्यक्ति या कोई देश अगर खुद अपनी मनमर्जी से इनका इस्तेमाल करेगा तो वहां विवाद खड़ा हो सकता है। तो इस तरह से हम स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला निजी अथवा व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक स्वामित्व के आधार पर, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन।